Okay, so in this class we are going to talk about officer-like qualities. बहुत सारा हुआ है OLQ क्या होती हैं, OLQ कैसे डेवलप करें और क्या क्या करना है OLQ डेवलप करने के लिए। तो आज ये OLQ का झोल खत्म करेंगे, है ना। देखो यार, 15 ऑफिसर-लाइक क्वालिटीज हैं। इन 15 को 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फैक्टर है दिमाग वाला, दूसरा फैक्टर है दिल वाला, तीसरा फैक्टर है गट्स यानी हिम्मत, गुदा, कलेजा, और चौथा फैक्टर है लिम्स, पैर, स्टेमिना वगैरह। मोटा मोटा हर एक फैक्टर में 4 से 5 OLQ रखी गई है। अभी सबसे जरूरी हिस्सा तुम्हारे शरीर में क्या है? पूरे बॉडी को कमांड क्या करता है? दिमाग। और अगर दिमाग ना हो तो बॉडी बेकार है। जैसे पागल होते लोग, उनका क्या बोलते हैं? दिमाग खराब हो गया, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कैंडिडेट्स को जानना चाहिए और समझना चाहिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है दिमाग वाला। इफेक्टिव इंटेलिजेंस पहली OLQ, रीजनिंग एबिलिटी दूसरी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन तीसरी, और पावर ऑफ एक्सप्रेशन चौथी। अब समझो इस बात को, मैंने बहुत सारे लोगों को एक ना एक तरह से बनाए हुए देखा है। इंग्लिश लोग छाप रहे हैं नोट, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। देखो यार, पावर ऑफ कम्युनिकेशन कोई OLQ नहीं है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन। अब देखो समझो, बहुत सारे बच्चे इतने नादान होते हैं कि वो लगता है उन्हें कि SSB में जो वर्ड यूज हो रहे हैं ना इंग्लिश के, उसका इजाद भी SSB ने किया या फौज ने किया। ऐसा नहीं है। आप एक्सप्रेशन वर्ड का मीनिंग गूगल पे चेक कर लो। एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी बात को सरलता और सहजता के साथ सामने वाले को समझाना। अभी मैं इसी की बात करूंगा एक्सप्रेशन की। इसका मतलब ये है, देखो कई बार ऐसा होता है, मेरे कोर्समेट है, बहुत सारे कमांड भी कर रहे हैं अभी। एक असली किस्सा बता दूं तुम्हें। वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर, अभी इज कमांडिंग ए जाट यूनिट इन नागालैंड। तो व्हेन ही वाज द कंपनी कमांडर, तो वो पोस्टेड इन RNR। तो वो बता रहा कि भाई एक दिन बहुत दिनों बाद हम मिले, तो बोलने लगा भाई के करीब रात के 11-12 बजे हमें मालूम था, हमारे पास इन्फो थी कि हमारी इस कंपनी पे टेररिस्ट आ सकते हैं। तो यहाँ से टेररिस्ट मूवमेंट होगा, तो जब भी टेररिस्ट मूवमेंट होता है पाकिस्तानी साइड फायरिंग करती है ताकि उन्हें कवर मिल पाए टेररिस्ट को। हम लोग इंगेज हो जाए इनसे और बीच में टेररिस्ट निकल जाए। तो हमें इन्फो दी कि यहाँ पे फायर होगा रात। तो हुआ ये कि मेरी जो AOR था, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें 4 प्लाटून थी, पोस्ट थी 4। एक पोस्ट इस तरफ है, 2 पोस्ट इस तरफ है, और एक पोस्ट इधर है ना, चारों तरफ से। तो क्या हुआ, जो मेरी सबसे राइट वाली पोस्ट थी, रात को 11 बजे वहाँ से फायर शुरू हुआ। तो मैं कंपनी कमांडर था, तो बीच में ट्रेंच होती है तुम्हारी लगी हुई, कम्युनिकेशन ट्रेंचेस। कह रहा मैं ट्रेंच में होते हुए वहाँ गया, तो बंदा मेरा LMG बैठा हुआ, कह रहा साहब मैंने वहाँ से दुश्मन देखा, फायर हो रहे हैं। मैंने फायर खोल दिया, तो पहला फायर यहाँ हुआ। उसके बाद मेरे सामने 2 पोस्ट थी, वहाँ पे ही फायर शुरू हो गया। तो मैं गया उसके पास, तो अड़का उठा हुआ, उसने बोला साहब दुश्मन दिख रहा है, साहब फायर ही है। उसने फायर खोल दिया। एक पोस्ट थी लेफ्ट में, उसने फायर खोल दिया। तो वहाँ पहुँचा, क्या हुआ साहब दुश्मन दिख रहा है, फायर। तो उसने रुकवाया सबको, सीज फायर करो। साला ऐसे कैसे हो सकता है कि दुश्मन इसे भी दिख रहा है, इसे भी दिख रहा है, इसे भी दिख रहा है, इसे भी, मतलब सब तरह से टेररिस्ट आ रहे हैं। जब सीज फायर रुका तो उसने बोला पहले ध्यान से देखो, आवाज़, हरकतें, रोशनी, चमक, फायर कहाँ से आ रहा है ये देखो। तो मालूम पड़ा कि सामने वाली पोस्ट थी, वहाँ पे दुश्मन था। अब देखो पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है।
कि आप अगर अपने जवानों को कल को बोलोगे जवानों फायर, जो मूवीज में देखते हैं ना फायर, और वो फायर करने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। यू टू टेल देम एग्जैक्टली वेयर टू फायर, यू हैव टू पिन पॉइंट द लोकेशन बाय गिविंग देम आइडेंटिफिकेशन, कि सामने देख, सामने देख, आधा दाएं देखने पे जो बरगद का पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे जो घास है वहाँ पे हरकतें, आवाज ध्यान से देख, दुश्मन की हलचल दिख रही है, बोलेंगे हाँ, तब बोलो वहाँ फायर कर, तब वो वहाँ फायर करेंगे। तुमने बोल दिया फायर, तो कोई यहाँ मार रहा है, कोई यहाँ मार रहा है, कोई यहाँ मार रहा है, कोई आगे वाले मार रहा है, कोई पीछे वाले मार रहा है। यानी कि एक ऑफिसर के लिए किसी भी जटिल बात को सरल शब्दों में समझाना इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आए समझ में? नहीं आए समझ में? देखो और एग्जांपल, अगर तुम कोई मान लो 8th का बच्चा है, उससे समझा रहे हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो तुम समझा पाओगे? नहीं। 8वीं के बच्चे को लॉ ऑफ ग्रेविटी समझाना आसान है, लेकिन 5वीं के बच्चे को, समझाना आसान है जाओ नहीं। लेकिन अगर आप उसे लॉ ऑफ ग्रेविटी का जिस्ट यानी सार समझा पाओ, उसके लिए वही बहुत है कि आपने एक बॉल उठाई, हवा में उछाली, बॉल नीचे गिरी, उससे बोल दिया कि यही ग्रेविटी है। जो भी कोई भी चीज़ हवा में उछालते हैं, जब भी वो नीचे गिरती है उसे ग्रेविटी कहते हैं। अब तू कागज हवा में उछाल, वो भी नीचे गिरेगा थोड़ी देर बाद, लेकिन नीचे ही गिरेगा। तू पंख हवा में उछाल, अगर हवा नहीं चल रही होगी तो वो भी नीचे गिरेगा। यही है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब उसकी समझ में आ गई ना? चाहे तुम इतने टेक्निकलिटी उसे नहीं समझा सकते क्योंकि वो इमेच्योर है, लेकिन अब ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ही ध्यान से। whenever you prove what you are saying with an example, it shows you have power of expression। नहीं है समझ में? डिस्कशन जीडी का टाइम हो, लेक्चरेट का टाइम हो, या फिर जीटीओ में ग्रुप प्लानिंग हो, या फिर ग्राउंड स्ट्रक्चर करने हैं, जब भी आप सामने वाले को एग्जाम्पल के साथ बात समझाओगे तभी उसकी समझ में वो बात आएगी, और इट विल नॉट बी एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मैं नहीं मानता, मैंने बोल दिया अभी रात हो रही है, तुम बोल रहे हो दिन है, मैं बोला मैं नहीं मानता। तुमने उससे बोला सर प्रूव करो रात हो रही है, मैं बोल क्या प्रूव करूं, मैं कह रहा हूं ना रात हो रही है तो हो रही है। अब मैं तुमसे बोल दूं कि बेटा बाहर निकलो, अंधेरा हो रहा है, थप्पड़ भी मारोगे, कोई मार जाएगा, कोई मालूम भी नहीं पड़ेगा किसने मारा, तो तुम मान जाओगे ना रात हो रही है, क्योंकि आई हैव गॉट द एग्जाम्पल। तो अपने नॉर्मल, देखो यही फर्क होता है डिस्कशन में और आर्ग्यूमेंट में। जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल होता है आपके पास, राइट? जब आप बहस कर रहे होते हैं एग्जाम्पल नहीं होते। तो पहली चीज अपने बात करने में, बोलने में, ये डिस्कशन ज्यादा लो, चाहे दोस्तों से बात हो रही हो, घर पे बात हो रही हो, हमेशा ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट विद एन एग्जाम्पल। अब पहली 2 वैल्यूज की बात करते हैं। ये है इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी। पिताश्री एंड माताश्री। देखो इसलिए बोल रहा हूं पिताश्री माताश्री कि अगर एक नहीं है तो दूसरी अपने आप ही नहीं होगी। जैसे कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं गांव में रहता था तो मेरे गांव में खुराफाती लौंडा था, बहुत ही खुराफाती, है ना। उसके बाप ने खरीदी स्प्लेंडर, लेके भागे कर रहा था वो हर जगह। एक दिन क्या हुआ कि स्प्लेंडर वो चला रहा तो यहाँ पे हाथ पकड़े, बिल्कुल पीछे बैठा हुआ मडगार्ड जो होता है ना, पीछे सीट, उससे भी पीछे यूं 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 चला रहा हूँ। तो मैं बोला कहाँ लेके जा रहा नहीं, उसके बाप का नाम लेके, उसके लौंडे। तो वो कह रहा भैया पंचर हो गया, इसमें पंचर से करवा रहा हूँ। मतलब पंचर हो गया तो खराब हो जाएगी, कह रहा अगले टायर में ही तो है, वजन दो सारा पीछे है, तो कहाँ से खराब होगा। सही है यार, अकल है ले। उसके बाद एक दिन मैं देखा ऐसे चला रही हूँ, हैंडल यूँ पकड़ के, टंकी में बैठ के,
पैर आगे करके। हाँ ये क्या है, कह रहा आपके पिछले में हो गया। कोई पीएचडी नहीं करी है उसने, नहीं करी है ना। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब बहुत सारे लड़के मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे 99% थे, 94% थे, आई वाज सो गुड इन स्टडीज, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो लड़का ठुसता, हमारे जैसे ठुस जाते हैं फौज में, हमारे से 48% नसीब है, प्राउडली आई से दैट। लेकिन पहली बार में क्लियर था सीडीएस, उसकी बात भी है ना। तो वो ठुसता, वो कैसे हो गया, वो जुगाड़ू। ज़्यादातर मैंने देखे, मेरे भी इतने सिलेक्शन हो गए हैं, तो मैंने ज़्यादातर देखे गांव के लड़के सेलेक्ट होते हैं, जुगाड़ू होते हैं भाई। उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं। समझो एक आईएएस का बेटा है, वो आईएएस बन रहे हैं, ठीक है बन जाएगा, लेकिन एक किसान का बेटा है वो आईएएस बन रहा है। अब सोचो ज़्यादा मैनेज किसने किया, किसान के बेटे ने। उसके पास रिसोर्स नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, पैसा नहीं था, वो पढ़ा, उसने मैनेज की किताबें, उसने मैनेज करी। इतनी महंगी कोचिंग नहीं ले सकता इतना आईएएस का बेटा लेगा। रिजल्ट सेम होगा बट एफर्ट्स इससे ज़्यादा है किसान के बेटे की। फौज वर्क्स ऑन दीज एफर्ट्स, नॉट ऑन रिजल्ट। जिसने एफर्ट मारे हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उसकी ज़्यादा है। गेटिंग इट? अगली बात मैंने बोला, इफेक्टिव इंटेलिजेंस कम विद रीजनिंग एबिलिटी। वो जो बाइक वाला एग्जांपल मैंने दिया, सोचो उस बंदे में कितना दिमाग था, रीजनिंग थी उसके बाद कि जब वजन एक ही टायर में पड़ा हुआ है तो टायर दूसरा कैसे खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस तभी आएगी जब आप में तर्क, रीजनिंग को क्या बोलते हैं, तर्क करने की शक्ति हो, जब आप तर्क कर सको। जैसे कि एक तर्क का छोटा एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग कोई बड़ा हो घर में तो तुमने देखा है कि तुम्हारा जो 1-2 साल छोटा भाई होता है वो सीधे मुंह बात नहीं करता तुमसे, कभी नहीं बात करेगा, नाम लेके बोलेगा, धमकाता रहेगा। एक दिन वो आता तुम्हारे पास, भैया चाय पियोगे, मैं बनाऊं भैया। तो जैसे ही वो आता है ना, ये बोलता है, तुम समझ जाते हो उस साले का काम है कुछ, या तो पैसे चाहिए या स्कूल में टीचर ने बुलाया है, कुछ ना कुछ तो काम है। तो तुम सीधे बोलते हो काम पता नहीं भैया, चाय बनाऊंगा ना मैं पहले। तो ये क्या है, तर्क। देखो यार, ये दो क्वालिटीज है ना, ये क्वालिटीज लगती हैं इन्वेंशन करने में, समझो। पावर ऑफ नॉलेज का ही नहीं है। मैंने देखा है लोग पढ़ते रहते हैं। देखो मैं बताता हूँ कि बेसिक तुम्हें मालूम होना चाहिए। आज के टाइम पे वो थोड़ा बेसिक बढ़ गया, जैसे आई टोल्ड यू अबाउट नेवी यस्टरडे। तो दैट बेसिक हैज इम्प्रूव्ड। यू आर गोइंग समवेयर, यू आर सपोज टू बी अवेयर, दैट इज नॉट नॉलेज। नॉलेज क्या होती है, जैसे कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा है ना, और उसने इन्वेंशन कर दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। क्या वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले एग्जिस्ट करता था? लेकिन किसी को मालूम था? नहीं मालूम था ना, कोई नॉलेज तो नहीं थी ना उसकी। लेकिन जब रीजन न्यूटन ने ढूंढा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है, जब उसने सोचा कि इसका रीजन क्या होगा, तब उसने इफेक्टिव इंटेलिजेंस लगा के एक नई नॉलेज बना दी। राइट और रॉन्ग? क्या तुम में से कोई भी स्टूडेंट या कोई पीएचडी का स्टूडेंट हो, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन से ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता है? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि तुमने वो पढ़ा है, तुम्हारे को उसकी नॉलेज है। लेकिन जिसने वो बनाया है, ही कैन एक्सप्लेन इट बेटर। यानी कि जो चीज आप नेचुरली बना रहे हो एसएसबी में, रट के नहीं जा रहे हो, नेचुरली बना रहे हो, आपके आंसर्स, आपकी एक्शंस जो आप कर रहे हो वहाँ पे जीडीओ में, ग्राउंड टास्क में, लोग बागों के साथ, वो आप ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेस कर पाओगे। नहीं, रटी हुई चीज़ एक्सप्रेस नहीं होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया ना एग्जांपल दो समझ में आती है बातें। लोग मेरे से पूछते हैं कई बार कि सर एसएसबी में चाहिए क्या, क्या चाहिए एसएसबी में?
तो अब मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे भी में चाहिए यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा हूँ दे आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अगर किसी को जानना हो तो भाई गूगल में पढ़ना, यू विल गेट वेरियस लिंक्स इन गूगल जहाँ पे ये सत्यापित है। आई हैव रेड इट इन IMA, मैंने IMA में पढ़ा था अबाउट वेरियस वॉर्स, तो उसमें ये भी था एक ऐसा हुआ था कि बैटल ऑफ हाइडस पास का नाम सुना होगा, जिसपे अलेक्जेंडर ने अटैक किया था पोरस पे। हाइडस पास इज ए ग्रीक नेम ऑफ सतलज, नहीं झेलम, झेलम का ग्रीक नेम है। अब जब तक अलेक्जेंडर पहुंचा झेलम तो वहां पे आ रही थी बारिश, झेलम में नदी में पानी चल रहा था, बाढ़ थी काफी। तो इधर पोरस अपनी आर्मी लेके खड़ा था टूवर्ड द वेस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड खड़ा हुआ था, नहीं सॉरी ईस्टर्न साइड खड़ा हुआ था पोरस, वेस्टर्न साइड खड़ा हुआ था अलेक्जेंडर। तो दोनों फौज ने कैंप लगा लिए अपने, वहां पे इंतजार करने लगे पानी का, कब पानी उतरेगा, कब हम इधर उधर जाएंगे नाव लेके। अब अलेक्जेंडर ने पहली बार एक ऐसा हथियार देखा जो उसने आज तक कभी एनकाउंटर नहीं किया था। बहुत सारे लोग सोचते हैं इसमें हाथी है, लेकिन ये गलत है। हाथी ऑलरेडी उसने पर्शिया में एनकाउंटर कर लिया था, क्योंकि पर्शियन किंग्स भी हाथी का यूज करते थे। 300 देख लेना, उसमें दिखाया मैंने। वो हथियार था रथ। रथ अगर तुमने देखा हो, वो एक डिस्कवरी पे सीरीज भी आई है रथ रथ करके, है ना। इंडिया में यूनिक थे रथ, वो कहीं यूज नहीं होते हैं। तो वो रथ भी था, वो चारों तरफ से कवर्ड था, उसमें छेद थे, एक दीवार में यहाँ, एक दीवार में यहाँ, एक दीवार में, एक दीवार में पीछे, और उन छेदों के अंदर तीरंदाज छुपे हुए थे। कवर्ड है, बस छेद है, और वो तीर मारते जा रहे हैं, यानी कि तुम उसे मार नहीं सकते हो, और वो तुम्हारी इतनी कैजुअलिटी कर रहा है। अब अलेक्जेंडर की समझ में ये नहीं आया कि इस हथियार को कैसे टेक ओवर करें। उस टाइम पे तो स्कड मिसाइल थी, वो हीट सीकिंग के बाद छोड़ दो फटेगी, तो अलेक्जेंडर को नहीं समझ में आ रहा था कैसे करें इसे यूज। फिर लगभग 10 दिन हो गए एक दूसरे को देखते हुए, स्पाइस भी एक्टिवेट हो जाते हैं कि पोरस के स्पाइस भी एक्टिवेट हो गए जो अलेक्जेंडर को देख रहे हैं, अलेक्जेंडर के स्पाइस भी एक्टिवेट हो गए जो पोरस को देख रहे हैं, ताकि कोई सडन मूवमेंट ना हो कि दूसरी फौज ने घात आगे हमला कर दिया, हम तैयार नहीं थे। तो रात में टेंट में रोशनी होती थी, तो अलेक्जेंडर के टेंट पे नजर रहती है पोरस के खबरियों की, पोरस के टेंट पे अलेक्जेंडर की खबरियों की। एक रात अलेक्जेंडर ने क्या किया, अपने कपड़े पहना दिए किसी दूसरे बंदे को, और उसे टेंट में छोड़ दिया, और चुपचाप सेना की आधी सेना लेके आगे निकल गया अंधेरे में। देखो नदी पैरेलल तो नहीं होती है ना, कहीं पास भी होती है, कहीं पे दूर भी होती है, ऐसे तो नहीं है पैरेलल जल्दी रही। तो उसका मुद्दा ये था कि नदी जहाँ पे पास हो वहां पे हम लोग इस पार से उस पार पहुंच जाए नाव की हेल्प से। अब लड़ाई में एक चीज होती है स्काउट्स। स्काउट्स होते हैं जो मेन बॉडी से आगे रहते हैं, मतलब मेन लड़ने वाली जो बॉडी है उससे आगे स्काउट्स रहते हैं, जो देखते हैं अचानक हमला न कर दें हम पे कोई। पोरस के स्काउट्स ने देख लिया कि अलेक्जेंडर नदी पार कर रहा है, तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया पोरस को। अब मुद्दा यह है कि अलेक्जेंडर के पास उन रथों को निपटाने का आइडिया आ गया। मालूम है आइडिया क्या था? पहले बता दो हुआ क्या। अब हुआ क्या, अलेक्जेंडर आया, लेकिन पोरस की फौज आगे मूव करने लगी अलेक्जेंडर को एनकाउंटर करने के लिए। अब जब फौज आगे मूव कर रही है तो रथ आगे मूव नहीं हुए, और यही पोरस का आइडिया था कि बरसात हो रही थी, कीचड़ थी, चिकनी मिट्टी थी, रथ के पहिए आगे चलेंगे ही नहीं। और तुम्हें मालूम है इस एक चीज ने इतिहास बदल दिया। अलेक्जेंडर वॉज एबल टू अटैक एंड डिफीट पोरस, और अगर ये नहीं होता है ना, तो अलेक्जेंडर कभी पोरस को हरा नहीं पाता, क्योंकि पोरस बहादुर भी था और पोरस की फौज भी बड़ी थी, दोनों चीजें थी। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन समझो, छोटा सा ऑब्जर्वेशन
कैन मेक यू विन अ वॉर। यानी अगेन OLQ वाली बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी चीज जो एक बंदे के अंदर होनी चाहिए ऑफिसर बनने के लिए, ही शुड बी एबल टू ऑब्जर्व एवरी माइन्यूट थिंग विद इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। छोटी से छोटी चीज भी वो देख ले कम से कम समय में। अब सोच के देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एल्यूवियल सॉइल है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, पहिए कहां से चलेंगे? ऐसा नहीं है कि उसके पास पहिए नहीं होंगे, कार्ट वगैरह होंगी सामान ले जाने के लिए। ये उसने देखा होगा कि यार ये लोग कार्ट नहीं घसीट पा रहे, ये घोड़े कैसे घसीट लेंगे, राइट? लेकिन इंपॉर्टेंट इज ऑब्जर्व। जो भी चीज तुम्हारे सामने है एसएसबी में, एसएसबी हमेशा टाइम कम दिया जाएगा तुम्हें, टाइम विल बी लेस, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी रिसोर्स क्या है? टाइम। अभी तुम्हारी एसएसबी है 1 महीने बाद, तुम्हारी थोड़ी उथल पुथल उछल रहे हो तुम डर के मारे, अब मैं बोल दूं एसएसबी 1 हफ्ते बाद, तुम्हें लग जाएगी नहीं? टाइम कम कर दिया, प्रेशर बढ़ गया। एसएसबी भी यही करती है, टाइम लिमिटेड होता है हर एक टेस्ट के लिए, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ताकि तुम गलतियां करो। लेकिन टाइम होता है चाहे कम हो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 1 मिनट, 5 मिनट इज गिवन टू यू। ऑब्जर्व द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू इन दैट टाइम। जैसे कि जब हम टीएटी करते हैं, या मैंने पहले क्लास में बताई, मैंने बताया ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, यू विल गेट द हिंट फ्रॉम द पिक्चर ऑनली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग क्यों ये काम कर रहे हैं, मैं इसमें लॉजिकली कैसे काम करूं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, केयरफुली रीड इट, उस सिनेरियो को इमेजिन करो अपने दिमाग में। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने से नहीं होती है, सुनने से होती है, पढ़ने से होती है, देखने से, 3 चीजों से होती है। यही ऑब्जर्वेशन डिटेल में जितनी अच्छी है आपकी, बिना प्रेशर, दैट इज व्हाट एसएसबी इज लुकिंग फॉर। जब आप जीटीओ ग्राउंड में जाओ, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। ये तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ब्रिज बनाना है इसमें, ये तुम्हें मालूम है, लेकिन कौन सा पहले आ सकता है, कौन सा बाद में आ सकता है, जब वजन पड़ेगा तो कहां से फट्टा लॉग होगा, ये सब स्ट्रक्चर्स को देख के यू विल कम टू नो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि बंदे इतने प्रेशर में होते हैं कि वो काम कर देते हैं जो आर्मी में अलाउड नहीं है। गलती अलाउड नहीं है फौज में, सॉरी। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे कम से कम 30 बंदों की जान ले सकती है। एज ए प्लेटून कमांडर देयर बी 30 जवान अंडर यू। तुम्हारी एक गलती उन 30 लोग जो किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, उनकी लाइफ लेगी। और इसीलिए फौज में एसएसबी है, और सिर्फ फौज में ही है और कहीं नहीं है। अगर कोई डीएम भी गलती करता है तो देश को होगा फाइनेंशियल लॉस, पैसा खत्म हो जाए, खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई आर्मी ऑफिसर गलती करता है तो एक ऐसा लॉस होगा जो कभी पूरा नहीं हो सकते। तुम सोचो, उस बंदे के पीछे उसके बीवी, बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, सबकी लाइफ तुमने डिस्ट्रॉय करी। और किसने? तुमने नहीं, तुम्हारे गलत डिसीजन ने। तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो भयंकर प्रेशर में भी धोनी बन के रहे, कैप्टन कूल। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, यू कैन नेवर एवर ऑब्जर्व करेक्टली व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। समझ लो, अगर तुम्हारे दिमाग में डर रहा, गुस्सा रहा, गोलियां चलने का, तो तुम कभी सर निकाल के बाहर नहीं देखोगे गोलियां कहां से चल रही हैं। और जब तक तुम ये देखोगे नहीं तो तुम वहां न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, बंदों को बोलोगे नहीं वहां रिल मार। यानी सारा खेल किसका है? और एसएसबी में आने के लिए अब ऐसा तो है नहीं भाई कि मैं तुम्हें 20 बंदे दे दूं और तुम्हें भेज दूं पाकिस्तान के, जाओ, जो मार के वापस आएगा वो अफसर बन जाएगा। ऐसा ही सिनेरियो एसएसबी को क्रिएट करना होता है वॉर टाइप, कि कम टाइम में राइट डिसीजन, कम टाइम में राइट डिसीजन विदाउट गलती। तो
तुम एक बार को गलतियां एक्सेप्ट कर लो अपनी इंटरव्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जीटीओ में तुमने गलती कर दी, देखो कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ऐसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी नाम नहीं लूंगा मैं, बट ढूंढ लोगे तो मिल जाएंगे तुमको, 3-4 ऐसे खुद की ऐसे भी। एक की क्लियर हुई है, बाकी की हुई भी नहीं है, बट ज्ञान देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इन्हीं में से एक स्टूडेंट थी जिसकी हो गई थी, लेकिन पहले अटेम्प्ट में नहीं हुई थी, शी वॉज कॉन्फ्रेंस आउट। तो मैंने बहुत पूछा उससे कि क्या हुआ, बिकॉज मीन शी वॉज गुड। तो आई हैड डाउट कि कैसे कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। उस लड़की ने एंड में एक चीज रिकॉल करी कि सर एक चीज हुई थी। बोला क्या हुआ था? कि वो खड़ी हुई थी और जीटीओ ने उससे पूछा कि चेस्ट नंबर दिस, आर यू ब्रेकिंग एनी रूल? तो उसने बड़े कॉन्फिडेंटली बोल दिया नो सर। तो उसने दोबारा बोला कि मेक श्योर ऑफ इट कि नो सर, आई एम नॉट ब्रेकिंग एनी रूल। जैसे जीटीओ ने ओके बोल के गर्दन मोड़ी, तो उसने देखा उसका एक पैर स्टार्ट लाइन के अंदर था और एक पैर स्टार्ट लाइन के बाहर था। जैसे स्टार्ट लाइन होती है ना पीजीडी की, वो बोलता है अंदर वाला एरिया आउट ऑफ बाउंड है, उससे ध्यान ही नहीं था कि उसका एक पैर अंदर है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ये इतना बड़ा गलती है कि रिजेक्ट हो जाए बंदा? मैं बोला हाँ भाई है। सोच के देख, वो स्टार्ट लाइन की जगह माइनफील्ड की स्टार्ट लाइन होती है, तो क्या हाल होता तुम्हारा? चुम्मेश्वरी नहीं। तो एक चीज ध्यान रखो, शब्द होता है कैजुअलिटी, सुना है ना, सबने सुना होगा। बलिदानी हो गए, इतने हो गए, वो हो गए। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी में पहली वर्ड क्या है? कैजुअल। पूरी एसएसबी में हर एक टेस्ट से पहले जहां भी आप कैजुअल हुए वहां पे आप कैजुअलिटी होगी। कैजुअलिटी इज बिकॉज यू आर कैजुअल। ट्रेनिंग में हमें यह भी सिखाया गया है कि अगर दुश्मन तुमसे 10 मीटर पे खड़ा हुआ है ना, और तुम्हारे सामने जमीन पे एक मेड़ है, मेड़ जो खेतों में होती है, देन ऑल्सो ही कैन नॉट किल यू। क्योंकि गोली ऐसे नहीं जाती है, वो ऐसे ही जाएगी, वो मेड़ तुम्हारी बॉडी को कवर कर देगी। अगर तुम दौड़ रहे हो ना और ऐसे ऐसे दौड़ रहे हो, nobody can fucking kill you, चाहे स्नाइपर बैठा हो। लेकिन जब तुम दौड़ रहे हो तुम्हें ध्यान ही नहीं है कि स्नाइपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तुम आराम से टहल ले हो तो मरोगे भाई। Some people might not like it, but again I am saying casualty is because you are casual. Do not be casual in SSB. सब में इतनी अकल है, SSB is not rocket science. एग्जाम्पल मेरा ही ले लो भैया, मैंने 2 बार क्लियर करी है, एक भी बार रिजेक्ट नहीं हुआ, पहली बार उठी है, दूसरी बार आए मैं। और बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है हमारा कि हमने 10वीं में प्राउडली योर्स ट्रूली हैज स्कोर्ड 48%। 12th में फर्स्ट डिवीजन 62 आर्ट साइड। कॉमर्स और साइंस दिया ही नहीं स्कूल ने, बोला धक तू कॉमर्स लाइक भी नहीं है ना। लेकिन मेहनत करी, रिटर्न निकाला, पहले अटेम्प्ट में एसएसबी भी निकाल दी। कोई पैरामीटर नहीं है एसएसबी के 90%, 95%। उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए बिना घबराए। अक्सर मैंने क्या देखा है लोगों को घबराते हुए, एसएसबी जाने से पहले ही मर जाएंगे कि मेरी तो होगी ही नहीं, मेरी नहीं होगी तो गोली लग जाएगी तुमको। या तो ऐसा हो कि तुम नॉट रिकमेंडेड हो, एसएसबी ने सारे बैठ गए, प्रेसिडेंट वगैरह स्नाइपर लेके आगे पीछे दोनों तरफ दाएं बूंद दिया तुमको, यानी मार के भेजा वापस। ऐसा तो है नहीं यार। एक बात बताओ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें गफलत होती है कि रिपीटर हो जाऊंगा मैं। भाई एसएसबी रिपीटर्स को क्यों बुलाती है? Because they also believe that you can improve on these qualities. अगर आप सही दिशा में जाओगे तो you can improve on them. ऐसा CPSS में क्यों नहीं होता है? CPSS में क्या होता है, सिर्फ एक बार होगा, दोबारा नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि they don't believe it कि you can improve on fighter this thing
जो फाइटर जेट उड़ाते हैं पायलट्स, यू कैन नॉट बिकम दैट। सिक्स सेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। लेकिन ये OLQ तो SS भी तुम्हें, मेरा ही स्टूडेंट है भाई, 8वें अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। और एक है वो तो 11वें 12वें में हुआ था। मेरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं फीस एक ही बार लेता हूं, तो 12 के 12 अटेम्प्ट मेरे पास ही आया है, ऑलमोस्ट 6 साल। ये बात अलग है भी कैप्टन साहब है। सोम 3-4 साल, तो बहुत से लोग हैं मैंने देखा है वो करते थे दिस इज माय शाइनी स्टार। बैच चल रहा है 64th और वो स्टार ही करते हैं इस बैच का, यानी 30 बैच निकल गए, मालूम ही नहीं स्टार कहाँ है। बच्चे ने बोल दिया सर मैं सेलेक्ट हो गया, तो उसका नाम चिप दिया ही माय शाइनिंग स्टार, है ना। तो ये नहीं है, मेरे पास खुद 3 साल पढ़ के बच्चे सेलेक्ट हुए, बिकॉज दीज थिंग्स कैन बी इम्प्रूव बट यू नीड टाइम टू दैट। और सबसे शॉर्टकट ये है कि आपके सामने जो भी विषम परिस्थिति हो उसमें सोचो, दिमाग लगाओ कि ये चीज कैसे मैं टैकल कर पाऊंगा। मेरे पास ऐसी क्या रिसोर्स हैं जिनसे कि मैं इस काम को कर पाऊं, वो लौंडे की तरह से स्प्लेंडर न्यू चलाना शुरू कर दूं। क्यों लेके जाए घसीट के, तेल थोड़ी खत्म हुआ है, दिमाग है लड़के के पास, यही दिमाग चाहिए ऐसे देखो, और कुछ नहीं। This will include पूरा factor 1. So if you like this video, then share and subscribe to the channel, and also share the video with those friends those who are preparing for SSB. And I think it is good to get a correct guidance rather than following all kind of bullshit what is there on net. Chalo, thank you.